नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पे। आज हम लोग पॉलिटी का 8वां लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें टॉपिक का नाम है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। इसको हम अच्छी तरह से देखेंगे, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वनडे एग्ज़ाम में, अदर एग्जामिनेशन में, उसको भी हम लोग टेकअप करेंगे। आसान टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। आराम से देखते हैं इसको। तो सबसे पहले जो हम, अगर आप लोगों ने प्रस्तावना ये देखा हो या सुना हो, तो ये जो हमारी जो संविधान बनाया गया था, जो कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एडॉप्ट हुआ था, अर्थात संविधान सभा के द्वारा जो अंगीकृत किया गया था, जो संविधान 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन देश की प्रस्तावना को भी स्वीकृत किया गया था। देश की प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना, उस संविधान के प्रथम पृष्ठ पर इस तरह से अंकित है। जो हिंदी वाला प्रस्तावना है वो ये है, और जो इंग्लिश वाला प्रस्तावना है वो ये है। जो हमारी संविधान है वो 2 भाषाओं में वो लिखी गई हैं, मूल अगर हम बात करें, उसके बाद उसके और भी ट्रांसलेशन है, लेकिन जो भारत का संविधान है वो मूलतः 2 भाषा में लिखी गई है, एक हिंदी भाषा और एक इंग्लिश भाषा में। तो दोनों में जो प्रस्तावना है वो पहले पृष्ठ पर है, और ये आपको साइड में जो दिख रहा होगा, ये पूरा जो कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, ये राम राज्य के दरबार से लिया गया है। जो रामायण है वाल्मीकि का, आई थिंक ये उससे ये प्रेरित है। राम राज्य अर्थात, राम राज्य का अर्थ होता है कि शुद्ध लोकतंत्र, जिसमें जनता ही मालिक है। भगवान भी राज्य कर रहे हों, लेकिन फिर भी वो जनता के अनुसार चलेंगे। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना के ऊपर राम राज्य का ये जो चित्र अंकित करने का उद्देश्य यही है कि जनता ही सर्वे सर्वा है इस देश का, जनता ही असली मालिक है। खैर, आगे अन्य बिंदुओं पर भी हम इसकी चर्चा करेंगे। तो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा प्रीएम्बल है उसका बेसिक पॉइंट्स क्या क्या हैं। कुछ बुनियादी तथ्य हैं, उनको कवर कर लेना बहुत ज़रूरी है, ये सब पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। द टर्म प्रीएम्बल रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात जो ये प्रीएम्बल शब्द है, प्रस्तावना शब्द है, ये क्या बताता है? ये संविधान का परिचय या उसकी भूमिका को दर्शाता है, ये परिचय देता है। हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन है ये बताता है कि हमारा संविधान क्या करने जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके स्रोत क्या हैं शक्तियों के, ये जानकारी हमें प्रस्तावना देती है। इट्स अ काइंड ऑफ समरी और इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वही ये संविधान का एक प्रकार से इसेंस है। इसेंस मतलब सारांश है कि हम करने क्या जा रहे हैं संविधान बनाने के बाद, ठीक। तो हमारा जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, ये विचार कहाँ से आया कि हमारे देश के संविधान का भी एक प्रस्तावना होना चाहिए, एक देयर शुड बी अ प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कंसेप्ट वाज डिराइव्ड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो ये विचार है कि संविधान का प्रस्तावना होना चाहिए, ये कहाँ से आया है? ये अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, क्योंकि जो दुनिया की पहली जो संविधान थी, दुनिया का जो पहला संविधान था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें प्रीएम्बल शामिल किया गया था, वो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन था। मतलब नहीं समझ रहे हैं कि अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला संविधान है जिसमें प्रस्तावना शामिल किया गया था। तो हमने भी अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। अब समझ में आ रहा है? तो प्रस्तावना का विचार अगर आपसे पूछा जाए, द कंसेप्ट ऑफ प्रीएम्बल इज टेकन फ्रॉम, तो ऑप्शन में रहेगा अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन, वही सही होगा। और यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, देखिए अगर हम प्रस्तावना को देखते हैं, एक मिनट, जैसे कि ये हमारी प्रस्तावना है, क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice of social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constitution, in our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. ये तो इंग्लिश में हो गया, हमें पता है, आपको अर्थ समझ में नहीं आया होगा। एक
मैंने स्पीड में बोल दिया। भारत का संविधान का जो प्रस्तावना है उसे उद्देशिका भी कहते हैं। उसमें हिंदी में क्या लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारा जो मोटा मोटा प्रस्तावना है, इसी का निचोड़ हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो जो ध्यान दीजिए, जो ये प्रस्तावना है प्रियम्बल, विचार कहाँ से आया? विचार यूएस से आया है, लेकिन जो इसके अंदर शब्द हैं, जो इसके अंदर मूल्य हैं, वो अमेरिकी मूल्य से नहीं प्रेरित है। वो हमारे ही संविधान सभा में जो 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टेबल किया था, अर्थात संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था, उसी उद्देशिका प्रस्ताव के मूल्यों को मिलाकर प्रस्तावना की रचना की गई है। अर्थात द वैल्यूज विच आवर प्रियम्बल कंटेन्स आर टेकन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टेबल्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। समझ में आ रहा है? तो दो चीज़ें, विचार आपसे पूछा जाए, कंसेप्ट पूछा जाए प्रस्तावना का तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मूल्य पूछा जाए, द वैल्यू पूछा जाए, वैल्यू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, यानी सोर्स उसका क्या है। तो तीसरा जो लाइन हम लोग पढ़ रहे थे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उद्देश्य, अच्छा अभी लिखा नहीं है, वो हम बता दिया हमने कि जो उद्देशिका प्रस्ताव है वो वहाँ से प्रस्तावना के मूल्य लिए गए हैं। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि संविधान का उद्देश्य क्या है भाई, तो उसमें साफ साफ लिखा टू प्रोवाइड जस्टिस यानी न्याय, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी कि समता, एंड फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व। किसको देना है? सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया को न्याय सुनिश्चित करना है, स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी है, समता सुनिश्चित करनी है और उन सब के बीच बंधुत्व बढ़ाना है, भाईचारे को बढ़ाना है, फ्रेटर्निटी को बढ़ाना है। और दूसरा उद्देश्य इसमें क्या है कि इसने प्रस्तावना ने नेचर ऑफ इंडियन स्टेट को स्पष्ट किया है। इट क्लैरिफाइज द स्टेट ऑफ नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, मतलब नहीं समझे, भारतीय समाज की प्रकृति क्या होगी। इट डिक्लेयर्स, ये घोषणा करता है कि इंडिया एज अ सोवरेन यानी संप्रभु है, सोशलिस्ट है, समाजवादी है, सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है, लोकतांत्रिक और गणराज्य है। मतलब भारत की जो राज्य की प्रकृति होगी वो इन पांचों तत्वों से मिलकर बनेगी। समझ में आ रहा है? तो भारत कैसे होगा? भारत संप्रभु होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। और हम भारतीयों को क्या देंगे? हम भारतीयों को न्याय देंगे, स्वतंत्रता देंगे, समता देंगे और उन सब के बीच बंधुत्व बढ़ाएंगे। क्लियर है? तो ये दो महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसमें। पहला कि नेचर क्या होगा, दूसरा संविधान नागरिकों के प्रति क्या देगा, नागरिकों को क्या देगा। क्लियर है? अब प्रश्न ये उठता है कि जो हमारा जो प्रियम्बल है, पिछले दशकों में, लास्ट डिकेड्स में ये चर्चा उठी थी कि क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है या नहीं है। अब ये डिसाइड कौन करेगा? हम आपको बता दें, आज पहले भी हमने शायद डिस्कस किया हो, नहीं भी किया हो जान लीजिए, अगर संविधान में कहीं पर भी किसी भी तरह के प्रावधान में कोई डाउट होता है, कोई विवाद उत्पन्न होता, तो उसको क्लैरिफाई करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। किसकी है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है? नरेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि वो संविधान की व्याख्या करने वाली संस्था है। कहीं पर भी किसी भी तरह का डाउट, संदेह उत्पन्न होता है संविधान के किसी भी प्रावधान में, तो सुप्रीम कोर्ट जो एक्सप्लेन करेगा, जो वो डिफाइन करेगा, वही मान्य होगा। समझ में आ रहा है? अब प्रश्न ये उठा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है या नहीं है। इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो पहले जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया, बेरूबरी यूनियन केस, ये क्या था? बेरूबरी जी एक थे, उन्होंने केस किया था वर्सेस यूनियन केस 1960 में। एक केस है, ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में
कि द सुप्रीम कोर्ट सैड दैट द प्रियम्बल इजंट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इस केस में बेरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है संविधान का, यानी संविधान का वो अंग नहीं है। लेकिन फिर 1973 में केशवानंद भारती, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये 24 अप्रैल 1973 में ये केस हुआ था। उसी दिन 24 अप्रैल को भी सचिन तेंदुलकर जी का जन्मदिन भी होता है, अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। तो केशवानंद भारती केस ये इंपॉर्टेंट है, इसे रट लीजिएगा, इसे याद कर लीजिए। ये केस कब हुआ था? 1973। इसमें दो चीज़ें निकल कर आए, एक तो क्या फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर गिवन टू द सिटीजन डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मौलिक अधिकार संविधान ने नागरिकों को सीधे दिया है, तो उसे किसी भी तरह से लागू करने की आवश्यकता नहीं। दे आर सेल्फ एग्जीक्यूटिबल, मतलब नहीं समझ रहे हो, वो अपने आप में ही लागू हैं, उन्हें लागू करने के लिए किसी विशेष प्रयोजन की ज़रूरत नहीं है। तो फंडामेंटल राइट में क्या सरकार संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो केशवानंद भारती केस में बताया सुप्रीम कोर्ट ने, ये अब तक की सबसे लार्जेस्ट बेंच थी, इसमें 13 जजों ने बैठकर फैसला सुनाया था। इसमें ये बताया था कि फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन किए जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन किए जा सकते हैं, हालांकि ये जो भी संशोधन होंगे वो नकारात्मक रूप से नहीं होने चाहिए, यानी उसके जो इसेंस है, उसके जो मूल है संविधान की, उससे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। मतलब मौलिक अधिकार में संशोधन करो, लेकिन उसे जो है इन्हेंस करने के लिए करो, उसको और ज़्यादा सकारात्मक बनाने के लिए किया जा सकता है, ना कि उसे नकारात्मक रूप से काटा जा सकता है। तो ये मुद्दा था। और दूसरा, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को रिजेक्ट कर दिया और उसने ये बोला कि नहीं, प्रस्तावना भी संविधान का अंग है। तो आपसे अगर आप पूछा जाए एग्जाम में वह कौन सा केस था या कौन सा जो है विवाद था जिसमें फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अगर है तो केशवानंद भारती, अगर नहीं है तो बेरूबरी केस में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आगे, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि जो प्रोविजंस हैं, जैसे कि ये संविधान प्रस्तावना में लिखा गया कि भाई हम नागरिक को न्याय देंगे, लिबर्टी देंगे, इक्वालिटी देंगे, ठीक है, देश का ढांचा सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। अगर इसमें कुछ भी कमियां आती हैं, लेट सपोज किसी एक व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है, कौन सा न्याय नहीं मिलता है, चाहे वो सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्या है, आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना समझिए, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को उसके एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता नहीं मिलती है, तो क्या वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या इसे कोर्ट आदेश द्वारा लागू करवा सकती है? बिल्कुल नहीं। जो ये प्रियम्बल के मूल्य हैं, जो वैल्यूज़ हैं हमारे प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना के, इन्हें कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात ये न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है। सरकार इन्हें लागू करती है तो ठीक है, नहीं करती हो तो इसके लिए कोर्ट में आप नहीं जा सकते। अनलाइक फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक कोर्ट में जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना के लिए नहीं जा सकता। एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर हो रहा है? द प्रोविजंस इन द प्रियम्बल आर नॉन इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब वो न्यायालय के द्वारा अप्रवर्तनीय है। इट इज़ नॉन जस्टिफिएबल, समझ में आ रहा है? जस्टिसिएबल, इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, एक पॉइंट रह गया, बात करते हैं कि जैसे कि बेसिक पॉइंट्स में कुछ रह गए तो उसको और कवर कर लेते हैं। द टर्म प्रियम्बल रिफर्स टू इंट्रोडक्शन, ये तो हमने बात कर लिया था कि अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, ये भी बात कर लिया था। द प्रियम्बल इज समवट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य का प्रस्ताव, ये भी हमने बात कर लिया था। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो हमारा संविधान की प्रस्तावना है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है या हुआ है? बिल्कुल किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। संविधान के किसी भी भाग में कभी भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। क्लियर है? अमेंडमेंट कौन करेगी? संसद। तो देश के संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कौन करेगी? संसद करेगी। तो क्या प्रस्तावना में पार्लियामेंट ने कभी
प्रियम्बल में कभी पार्लियामेंट ने संशोधन अमेंडमेंट किया है? बिल्कुल किया, एक बार अभी तक किया है, और वो कब किया है? जब देश में आपातकाल लगा हुआ था। 42वीं संविधान संशोधन 1976 में संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 वर्ड जोड़े गए। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और अखंडता शब्द जोड़े गए। एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? तो अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो शब्द है इक्वालिटी यानी कि समता, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, फ्रैटर्निटी यानी कि बंधुता, ये शब्द आए कहाँ से हैं? इनका ओरिजिन क्या है? तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। तो उस फ्रेंच रेवोल्यूशन में वहाँ के नागरिकों ने क्या किया था? क्रांति करके राजशाही को समाप्त कर दिया था, यानी मोनार्की सिस्टम को ख़त्म कर दिया था और एक डेमोक्रेसी को जो है लागू किया था, लोकतंत्र को स्थापित किया था। तो वहाँ पर एक नारा चल रहा था, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। क्लियर है? तो वो जो 3 नारे थे उनको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। आगे के पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए थे नहीं? अच्छा, आगे देखते हैं। द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब कि भारत का जो संविधान है और इसकी जो प्रस्तावना हुई, ये कहता है कि जो अथॉरिटी है वो कहाँ से आती है? वो जनता से आती है। भारत के लोग इस सत्ता के अंतिम स्रोत हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा भारत में तो पावर, आपसे पूछ लिया जाएगा पावर ऑफ इंडियन स्टेट, पावर ऑफ इंडियन स्टेट रिलाइज ऑन, या भारत में सत्ता का अंतिम स्रोत क्या है? तो ऑप्शन में रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन में रहेगा संसद, ऑप्शन रहेगा सरकार, ऑप्शन रहेगा जनता। तो ये सही आंसर क्या होगा? जनता ही अंतिम स्रोत है, क्योंकि जनता ने ही ये बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर सरकार चलती है। मतलब समझ में आ रहा है? सरकार किसके आधार पर चलती है? संविधान के आधार। और संविधान किसकी इच्छा पे बना है? जनता की इच्छा पर बना है। और सरकार चुनी भी किसके द्वारा जाती है? सरकार, जनता के द्वारा। तो जनता ही सबसे बड़ी शक्ति की स्रोत है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम भारत के लोग, यानी जो संविधान सभा ये प्रस्तावना पारित कर रही है वो हम भारत के लोग, यानी हम लोग मिलकर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसमें हर एक व्यक्ति शामिल है। इस मातृभूमि में हर एक व्यक्ति जो भी जन्म लेता है वो उस हम भारत के लोग के डेफिनेशन में शामिल है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में बैठा व्यक्ति हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में बैठा व्यक्ति हो, गुजरात में बैठा व्यक्ति हो, एनी अदर स्टेट में हो, वो इस परिभाषा में शामिल है। चाहे वो किसी भी लिंग का हो, धर्म का हो, जाति का हो, प्रजाति का हो। भारत की भूमि में जन्म ले रहा है, भारत की नागरिकता है उसके पास, तो वो इस भारत के लोग में शामिल है। आगे बात करते हैं। जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है और उसका जो प्रियम्बल है, इसके कुछ वर्ड हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे सोवरेन का अर्थ क्या है, सोशलिस्ट का अर्थ क्या है, सेकुलर का अर्थ क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का अर्थ क्या है। या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जस्टिस शब्द, न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संविधान के किस भाग में लिखा हुआ है? ऑप्शन में रहेगा मौलिक अधिकार, ऑप्शन में रहेगा डीपीएस में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन में रहेगा मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन रहेगा प्रियम्बल। तो ऑप्शन में क्या सही होगा? प्रियम्बल। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत के संविधान प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कितने प्रकार के जस्टिस को इंश्योर करने की बात करता है? ऑप्शन रहेगा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर ये हो जाएगा। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? एक्सप्रेशन, बिलीफ, एडवर्शिप, थॉट, ये सब। तो इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। इसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। जितने ये रेड कलर मार्क हैं यही सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है? ये सोर्स ऑफ पावर है। सोवरेन क्या है? आगे हम बात करेंगे। भारत एक सोवरेन राष्ट्र है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। जनता को हम क्या देंगे? जस्टिस देंगे। किसकी जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। और क्या देंगे? स्वतंत्रता देंगे। थॉट मतलब विचार, एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति, बिलीफ मतलब विश्वास, फेथ मतलब आस्था, और वर्शिप मतलब पूजा। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, अवसर एवं प्रतिष्ठा का अवसर, समानता देंगे। ठीक है। और प्रमोट करेंगे क्या? फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, विश्व बंधुत्व यानी भाईचारे को प्रमोट करेंगे। किसके अंदर? सभी व्यक्ति के अंदर। और साथ ही साथ यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को भी सिक्योर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये सारे मूल्य हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संप्रभुता का अर्थ क्या है? व्हाट इज
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी? तो इसका अर्थ है कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता। इसका क्या अर्थ है? टू फ्रीडम ऑफ टेकिंग डिसीजन, अर्थात भारत संप्रभु राष्ट्र होगा। कब से? जब ये संविधान लागू हो जाएगा। उससे पहले संप्रभु नहीं था। क्यों नहीं था संप्रभु? संप्रभु 1947 15 अगस्त में हो गया था, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली रूप से हम लोग नहीं थे, क्योंकि अभी भी हम डोमिनियन थे। हमने बताया था ना 1947 अधिनियम में कि भारत एक डोमिनियन राष्ट्र रहेगा। डोमिनियन का मतलब कि सत्ता तो ट्रांसफ़र हो गई भारतीयों को, लेकिन अभी भी वो ब्रिटिश तौर तरीके से शासन चलेगा, क्योंकि अभी तक इसका अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वो आधिकारिक तौर पे संप्रभु राष्ट्र हो गया, क्योंकि वह अब अपना निर्णय बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के लेगा। मतलब नहीं समझ रहे हैं कि भारत में जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, तो इसमें किस प्रकार का निर्णय लिए जाए, तो अमेरिका नहीं बताएगा भारत सरकार को कि आप इस तरह से काम करिए, चीन नहीं बताएगा, रूस नहीं बताएगा। हाँ, किसी के अच्छे सुझावों को हम लोग अपनी इच्छा अनुसार उसे लागू कर सकते हैं, लेकिन कोई भी राष्ट्र भारत पर दबाव नहीं डाल सकता किसी भी उद्देश्य के लिए। समझ में आ रहा है? तो भारत एक सोवरेन स्टेट होगा, संप्रभु राष्ट्र होगा। अब दूसरा बात क्या है? भारत एक समाजवादी स्टेट होगा, यानी सोशलिस्ट स्टेट होगा। इसका क्या अर्थ है? ऐसा राष्ट्र या राज्य, ऐसा कोई स्टेट या नेशन जिसके संसाधनों का स्वामित्व यानी कि ऑनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज राज्य या सरकार के पास होती है। मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, आधा ही बना है, पूरा आप लोग समझिए। ये इंडिया है, इंडिया के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं वो भाई किसके हैं? किसके हैं? कल को मान लीजिए आपके घर के नीचे से सोना मिलता है, तो सोना किसका है? आपका है या सरकार का है? अगर हम समाजवादी मॉडल की बात करें तो वो किसका है? वो राज्य का है, वो सरकार का है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन बिलोंग्स टू, नेचुरल रिसोर्सेज बिलोंग टू स्टेट। समाजवादी मॉडल ये कहता है, जबकि कैपिटलिस्ट मॉडल यानी पूंजीवादी व्यवस्था क्या कहती है कि जिसने उसका मूल्य चुकाया है, सोना उसी का है या कोई भी संसाधन उसी व्यक्ति का है जिसने उसका मूल्य चुकाया है। तो भारत के अंदर, संविधान के अंदर हमने पूंजीवाद को नहीं अपनाया, हमने समाजवाद को अपनाया कि ऐसा राष्ट्र या राज्य जिसके संसाधनों का स्वामित्व राज्य या सरकार के पास होता है वो समाजवादी राज्य कहलाता है। इसमें संसाधनों का वितरण कैसे होगा? मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेस कैसे इंश्योर किए जाएंगे? सरकार समानता के आधार पर करेगी कि भाई सरकार हमने चुन लिया, सरकार जब पॉलिसी बनाएगा, योजनाएं बनाएगा, तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा कि अमीर को ज़्यादा दें, गरीब को कम दें। अब उसके एप्लीकेशन पर क्वेश्चन उठ सकता है कि भैया अमीरों को फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, उनको लोन ज़्यादा मिलता है, गरीबों को लोन नहीं मिलता है। ये बहुत सारे अदर इश्यूज़ हैं, करप्शन है या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, उसकी वजह से होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह की किसी भी चीज़ को इंडोर्स नहीं करता, वो बल्कि कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण है, वो समानता के आधार पर इसका बराबर रूप से वितरण करेगी। क्लियर है? लेकिन दो तरह का समाजवाद होता है। एक रूसी समाजवाद है, रशियन सोशलिज्म है, जो लेनिन महोदय ने इंट्रोड्यूस किया था 1917 की रशियन क्रांति में। उनका समाजवाद क्या कहता था? उनका समाजवाद थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल का था। समाजवाद एक्सट्रीम जब हो जाता है तो वो मार्क्सिस्ट अप्रोच हो जाता है, यानी कि मार्क्सवादी हो जाता है, या उसे हम कम्युनिस्ट कहते हैं, साम्यवादी विचारधारा, जिसमें संसाधन राज्य का ही होगा लेकिन राज्य उसे अलोकतांत्रिक तरीके से भी हासिल कर सकती है। नहीं समझे? जैसे रशिया में क्या लेनिन ने जो सरकार चलाई थी वो लोकतांत्रिक थी? बिल्कुल नहीं। वो क्रांति के बाद उन्होंने जो है सत्ता हथिया लिया था और अपने हिसाब से उन्होंने समाजवादी मॉडल को वहाँ पर इम्प्लाई किया। क्लियर है? लेकिन जो भारतीय समाजवाद है वो रूसी समाजवाद से अलग है, क्योंकि हमारा जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक है। क्लियर है? डेमोक्रेटिक है कि जनता चुनेगी और सरकार जो है जनता के हित के लिए काम करेगी। यानी कि हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य जिसे हम कहते हैं, वेलफेयर स्टेट को बनाएंगे, हम एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट में भारतीय समाजवाद की विशेषताओं में कौन सा स्टेटमेंट सही या गलत है। तो उसमें अगर ये ऑप्शन देता है कि भारतीय समाजवाद इंडियन सोशलिज्म रशियन सोशलिज्म के समान है तो गलत हो जाएगा आंसर। हमारा अपना सोशलिज्म है, इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रशियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म। ठीक है? तो समाजवाद विचारधारा का अर्थ क्या हुआ कि संसाधन पर राज्य का कंट्रोल होगा। क्लियर है? आगे अदर पॉइंट्स को देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है
पंथ निरपेक्षता, या भारत कैसा राष्ट्र है, सेकुलर स्टेट है। सेकुलर का अर्थ होता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष अर्थ है ये कि सरकार सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण व बढ़ावा देगी, मतलब द इक्वल प्रोटेक्शन एंड इक्वल प्रमोशन ऑफ ऑल रिलीजन। सरकार इसमें भेदभाव नहीं करे कि हिंदू धर्म है इसको चलो ज़्यादा सहूलियत दे दो, या इस्लाम को ज़्यादा सहूलियत दे दो, या किसी अन्य धर्म को ज़्यादा सहूलियत दे दो, बिल्कुल भी नहीं। आप सबसे इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, सबको बराबर बढ़ावा देंगे। क्लियर है। हालांकि इसमें बहुत सारे हमारा जो पंथ निरपेक्षता है, हमारी जो पंथ निरपेक्षता है वो बहुत ही विवादित रही है, क्योंकि कभी कभी हमारी पंथ निरपेक्षता तुष्टीकरण की ओर चली जाती है, यानी अपीजमेंट की ओर चली जाती है, जिसमें माइनॉरिटी को अपीज करने के लिए सरकारें विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाती हैं। वो भी पंथ निरपेक्षता नहीं है, वो भी सेकुलरिज्म नहीं है। किसी भी धर्म को तुष्ट करने के लिए नीति नहीं बन सकती। जो अगर हम ट्रू सेकुलरिज्म की बात करें, आप जब भी किसी व्यक्ति को देखेंगे तो उसे एक भारत के नागरिक के रूप में देखेंगे। अगर वो पिछड़ा है सामाजिक या आर्थिक रूप से तो उसे बढ़ावा देने के लिए आप एक्स्ट्रा प्रोविज़न कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसे तुष्ट करने के लिए नहीं कि चलो सबको फ्री में दे दो। क्लियर है। तो इसका अर्थ ये सरकार सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण व बढ़ावा देगी। सरकार सभी धर्मों से समान रूप से व्यवहार करेगी, यानी इक्वली ट्रीटमेंट होगा सबको। वही मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर तीन चीज़ें, हमारी भारतीय पंथ निरपेक्षता वेस्टर्न सेकुलरिज्म से बिल्कुल अलग है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म पूरी तरह से वो कट ऑफ करता है कि रिलीजन से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होगा राज्य का। क्लियर है। लेकिन हमारे यहाँ कट ऑफ नहीं है, संबंध होगा राज्य का धर्म से, लेकिन कैसा होगा, समान रूप से समान धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होती है। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लेक्चर 2 में कि डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसा होता है। इसमें जो भी सरकार होती है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जनता के द्वारा चुनी जाती है। जैसे भारत की बात करें, भारत में केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो जो है हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्टली चुनते हैं। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल हम लोग इनडायरेक्टली अपने सरकार को चुनते हैं, हम डायरेक्ट नहीं चुनते। आप मिनिस्टर को नहीं चुनते हो, आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते, आप एक सांसद को चुनते हो। हम व्यवस्थापिका को चुनते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव अपने एरिया के चुनते हैं, वो आगे जाके सरकार का गठन करती है। तो प्राइम मिनिस्टर इनडायरेक्टली आया, वो डायरेक्टली गया है जनता के द्वारा, लेकिन वो एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना गया है, वो एज अ सांसद चुना गया। जैसे मोदी जी वो बनारस के सांसद हैं, तो जब बनारस की जनता उन्हें वोट दे रही थी तो उन्हें एज अ प्राइम मिनिस्टर वोट नहीं दे रहे थे, एज अ सांसद वोट दे रही है। अब एज अ सांसद वो जब चुनकर गए लोकसभा में, उनकी पार्टी का बहुमत था, इसलिए उनको सरकार बनाने का अवसर मिला, और जब सरकार बन गए तो वो प्रधानमंत्री बन गए। क्लियर है। तो उन्हें प्रधानमंत्री किसने बनाया है, उन्हें प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों ने मिलकर बनाया है, जनता ने लोकसभा के सांसद को चुना है। तो चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जनता के द्वारा चुना जाए, वो सरकार क्या कहलाएगी, लोकतांत्रिक सरकार कहलाएगी। अब एक और शब्द है यहाँ पर, गणराज्य। गणराज्य ऐसा राज्य होता है जिसका राष्ट्राध्यक्ष यानी हेड ऑफ द नेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। जैसे इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड अगर हम सरकार की स्तर पर बात करें तो वो डेमोक्रेसी है, वहाँ की सरकार चुनी जाती है, वोट देकर चुने जाते हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ रहा है, मतलब प्राइम मिनिस्टर इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। जैसे यहाँ पर भारत में प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, वैसे ही इंग्लैंड में भी चुना जाता है। लेकिन भारत के अंदर अगर राष्ट्रपति की बात करें, वो भी चुने जाते हैं सांसदों के द्वारा, लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, विधानसभा के विधायक के द्वारा वो चुने जाते हैं। लेकिन इंग्लैंड के जो महारानी हैं वो चुनी नहीं जाती हैं, या वहाँ के जो भी प्रिंस हैं वो चुने नहीं जाते हैं, वो एक वंशानुगत परंपरा के माध्यम से आते हैं। क्लियर हो रहा है। तो वहाँ पे वो गणराज्य नहीं, इंग्लैंड एक मोनार्क है, गणतंत्र है, गणतंत्र नहीं राजतंत्र है, लोकतांत्रिक राजतंत्र है, वो डेमोक्रेटिक मोनार्क है। क्लियर हो रहा है। जबकि भारत क्या है, डेमोक्रेटिक गणतंत्र है। क्लियर हो रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इसीलिए रिपब्लिक डे हम मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारे राष्ट्रपति जी आए थे। समझ में आ रहा है। हाँ, अगला इंपॉर्टेंट बात, जस्टिस। जस्टिस क्या है भाई, जस्टिस यानी न्याय। न्याय का अर्थ है उचित के साथ उचित व्यवहार, फेयर ट्रीटमेंट टू द फेयर थिंग्स। कहते नहीं जैसी करनी वैसी भरनी। अब कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो आप उसे थप्पड़ पलट कर मार देते हो, तो कहते हैं न्याय हो गया। अब
थप्पड़ नहीं भी मारते हो और मुस्कुरा कर उसको जवाब देते हो और आपके इस व्यवहार से अगर वो लज्जित हो जाता है तो भी न्याय हो गया है, तो भी न्याय हो गया है। समझ में आ रहा है? तो न्याय बहुत ही डाइवर्स जो है कंसेप्ट है जस्टिस, लेकिन अगर इसको हम संक्षिप्त में समझें तो उचित के साथ उचित व्यवहार करना या दो पक्षों में समानता स्थापित करना न्याय कहलाता है। इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिटवीन टू साइड्स और फेयर ट्रीटमेंट टू द फेयर थिंग्स आर कॉल्ड जस्टिस। क्लियर है? तो भारत में सामाजिक न्याय की बात अवधारणा है, यानी प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का मतलब समाज में सभी को बराबर प्रतिष्ठा मिलेगा। ये नहीं कि फलाने जाति के हैं तो इनको ज़्यादा महत्व देंगे या ये फलाने धर्म के हैं तो इनको ज़्यादा महत्व देंगे, बिल्कुल नहीं। समाज में सबको बराबर प्रतिष्ठा मिलेगी, ऐसा प्रस्तावना कहता है। हालांकि बहुत सारी समस्याएं हैं ग्राउंड लेवल पर, उसमें हम नहीं जाते हैं, लेकिन संविधान हमारा क्या कहता है? सबको सामाजिक न्याय मिलेगा। आर्थिक न्याय मतलब आगे बढ़ने का सबको समान अवसर मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ने का सबको समान अवसर मिलेगा। अब इसमें आरक्षण में मत पड़िए कि आरक्षण आ गया तो आर्थिक अवसर हमें नहीं मिल रहा, वो सब गलत बात है। ठीक है, आरक्षण इसीलिए लाया गया था कि जो लोग पीछे छूट गए हैं विकास में उनको बराबरी में आने का मौका मिले, ये इसलिए आरक्षण लाया गया था। हाँ, विवादित है, उसके जो है लागू करने के तरीक़ों पर बहस हो सकता है, अच्छा या बुरा वो अलग विषय है। लेकिन आर्थिक अवसर समान रूप से अगर दिए जा रहे हैं तो ये आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करता है। इट इस्टेब्लिशेस, इट इंश्योर्स इकोनॉमिक जस्टिस इफ समवन इज गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट। अगला राजनीतिक न्याय का मतलब राज्य की तरफ से सबको बराबर रूप से ट्रीट किया जाएगा, तो इसे राजनीतिक न्याय हो गया। क्लियर हो रहा है? इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा छोटे छोटे बिंदु हैं वो देख लेते हैं। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि हर एक व्यक्ति पर किसी भी तरह का बाह्य या आंतरिक दबाव नहीं है, वो दबाव से मुक्त है तभी तो वो फ्री है। तो किस तरह की स्वतंत्रता की बात करता है? थॉट का मतलब होता है विचार, कि हर कोई व्यक्ति अपनी एक विचारधारा रख सकता है। जैसे मैं बीजेपी को पसंद कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, कांग्रेस को पसंद कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, समाजवाद को पसंद कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, पूंजीवाद को पसंद कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, ये मेरी चॉइस है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता अनटिल अनलेस मेरे इस विचारधारा से किसी को नुकसान हो रहा हो। अब मेरी एक विचारधारा है और मैं उस विचारधारा के आवेश में आकर बम फोड़ दूँ तो इसकी इजाज़त नहीं है। क्लियर है? मेरी एक विचारधारा है, इस विचारधारा के आवेश में आकर मैं किसी एक व्यक्ति को मार डालूं, ये इसकी इजाज़त नहीं है। विचारधारा आपकी वहीं तक है, वहीं तक जायज़ है जहां तक वो दूसरों का नुकसान नहीं करती है। दूसरा थॉट का है, थॉट के बाद एक्सप्रेशन, जो कुछ भी मैं बोलना चाहूँ, अभिव्यक्त करना चाहूँ, मुझे पूरी आज़ादी है इस देश में नागरिक होने के नाते, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी की भी एक सीमा है कि मैं देश को गाली नहीं दे सकता या किसी एक व्यक्ति को गाली नहीं दे सकता, उसकी भी एक सीमा है। बिलीफ का मतलब हो गया विश्वास। मैं किसी भी धर्म में आस्था रखूं या ना रखूं ये मेरी चॉइस है। मैं नास्तिक हूं या आस्तिक हूं ये मेरी चॉइस हूँ। आस्तिक हूं तो मैं इस्लाम में यकीन करूं या हिंदुत्व में करूं या किसी अन्य धर्म में करूं, ये मेरी चॉइस है। फेथ भी इसी तरह के, वर्शिप मतलब पूजा का अधिकार। मैं मंदिर जाऊं, मस्जिद जाऊं या नहीं जाऊं, चाहे मैं मुस्लिम हूं या हिंदू, मान लो मैं मुस्लिम हूं, मैं मस्जिद जाऊं या ना जाऊं ये मेरी चॉइस है। कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि आप मस्जिद जाइए। मैं हिंदू हूं तो मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप व्रत रखिए। मैं रखता हूँ, ये मेरी चॉइस है, नहीं रखता हूँ तो भी मेरी चॉइस है। तो ये पूरी तरह से 5 प्रकार की स्वतंत्रता नागरिकों को दी गई। इक्वलिटी की बात करता है, इस सभी नागरिक को स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी है, समान रूप से अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के और सबको समान प्रतिष्ठा मिलेगी। ऐसा नहीं ये फलाने साहब हैं, ये ढमाके साहब हैं, ये कुंवर जी हैं, संविधान में इसकी इजाज़त नहीं है। लोग बोलते हैं वो अलग विषय है, लेकिन राज्य इसको कन्फर नहीं करेगा, राज्य इसको इंडोर्स नहीं करेगा। और सभी व्यक्तियों के बीच में फ्रैटर्निटी यानी भाईचारे को, बंधुत्व को बढ़ाया जाएगा और साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये मोटा मोटा हमारे प्रस्तावना का पूरा अर्थ है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम, मतलब जो ये स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व है, ये कंसेप्ट कहाँ से आया है? क्या ये अमेरिकन रेवोल्यूशन से आया है, रशियन रेवोल्यूशन से आया, फ्रेंच से आया या इटालियन रेवोल्यूशन से आया? तो सही क्या है? सी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमने आपको पढ़ाया अभी। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द इंस्पिरेशन, सॉरी दोनों क्वेश्चन एक ही हो गया, रिपीट हो गया, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन was
द फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट बाय, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा भारत के संविधान को पहली बार मतलब प्रस्तावना को संशोधित किया गया? 24वां, 42वां, 44वां। तो आंसर क्या होगा? 42वां। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे और भी क्वेश्चन को हम लोग टेकअप करेंगे जब 2-3 टॉपिक और हो जाएंगे तब। तो होपफुली आज आपको समझ में आया होगा प्रस्तावना। आज के लिए इतना ही। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे।